हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 मार्च के प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एक शारदा मंदिर का उद्घाटन किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक घोषणा ये भी करी, जो भारत की सरकार है वो एक शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम कर रही है, जैसा कि सेम कॉरिडोर जो हमने पंजाब में देखा था, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले से डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ती है। तो जो करतारपुर कॉरिडोर है, वैसा ही सेम कॉरिडोर भारत सरकार शारदा पीठ टेम्पल्स को भी जोड़ने के लिए कर रही है। ये जो शारदा पीठ है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नीलम घाटी में आता है। मतलब ये सरहद पे उस पार है। तो फिलहाल जो इंडियंस हैं, वो यहाँ पर जा नहीं सकते। बट भारत सरकार एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर रही है, जैसा कि जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर में होता है कि जो वीज़ा फ्री जो एंट्री होती है कि भारत के जो श्रद्धालु होते हैं, वो वहाँ जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ पे दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। सेम कॉरिडोर शारदा पीठ मंदिर के लिए भी बनाया जाएगा, ताकि जो हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं, वो वहाँ जाकर दर्शन करके बिना वीज़ा के वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी आपसे शारदा पीठ के बारे में पूछ सकती है कि ये है क्या बेसिकली। तो ये एक हिंदू टेम्पल है, जो आप देख रह पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है इसको। और ये एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग भी था। और ये नीलम वैली में सिचुएटेड है। इस वैली को माउंट हर्मो भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर रहते थे। और ये एग्ज़ैक्टली पता नहीं कि इसको किसने बनवाया था, बट ऐसा माना जाता है कि इसे ललितादित्य मुक्तापीड ने इसे बनवाया था। और फर्स्ट टाइम इसे अल बरूनी ने रिकॉर्ड किया था। उनके हिसाब से यहाँ पर एक वुडन इमेज थी हमारे शारदा देवी की, जो गॉडेस थी। और शारदा पीठ दरअसल 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक एक बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट टेंपल यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी। जो शारदा स्क्रिप्ट थी नॉर्थ इंडिया की, उसको काफ़ी पॉपुलराइज़ किया, उसका डेवलपमेंट किया। इसी वजह से इसका नाम शारदा स्क्रिप्ट रखा गया। और कश्मीर को शारदा देश भी बोला जाता है इस वजह से, मतलब कंट्री ऑफ शारदा। तो ये जो शारदा स्क्रिप्ट है, ये कश्मीर की मानी जाती है। तो आपसे या तो शारदा स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या शारदा पीठ टेम्पल्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर शारदा पीठ कॉरिडोर किस जिले से एसोसिएटेड है। तो ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से एसोसिएटेड है। और ये किशनगंगा नदी के किनारे आता है। तो कुछ बेसिक फैक्ट है जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ बायोफ्यूल्स को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्या है? दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज किया है, जिसमें अब जो बायोफ्यूल्स हैं, जो फीड स्टॉक से बना हुआ होता है बायोफ्यूल, उसके एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को दोनों को परमिशन दे दी गई है, अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन से एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, 2018 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि आप जो फीड स्टॉक से जो बनाया हुआ बायोफ्यूल्स है, उसको ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट अब ये रिस्ट्रिक्शन को हटा ली गई है। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, ये बायोफ्यूल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूल और नॉन फ्यूल पर्पज़ के लिए भी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, भले वो फीड स्टॉक से बनाया गया हो। हालाँकि लाइसेंस ज़रूरी है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिए। तो ये रूल हमें याद रखना है, बट हमें बायोफ्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बायोफ्यूल क्या होता है? ये एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है, जो किससे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से। मतलब जो लिविंग मटेरियल होता है, उससे ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनता है, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जा सकता है। डेज में, वीक्स में या फिर मंथ्स भी लग सकते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। और ये जो बायोफ्यूल्स है, इनका यूज़ डीज़ल, पेट्रोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स के जैसे किया जा सकता है फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड अदर एप्लीकेशन। यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि एक तो जो हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो पेट्रोलियम ऑयल है हमारा, उसमें उसकी प्राइस लगातार जा रही है। हमें बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारा बहुत सारा जो फॉरेक्स है, वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और कई बार जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, तो हमारे देश में भी इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में जो बायोफ्यूल्स है, वो हमेशा से इंडिया के लिए फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि एक तो इससे कम ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, तो जो क्लाइमेट चेंज है, उसको काउंटर करने में हमें हेल्प मिलेगी। दूसरा, ये जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, इसकी ज़्यादा प्राइस अगर हमारे फार्मर रियलाइज़ करते हैं, तो हमारे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। तो ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी और फार्मर्स के लिए भी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है, इसमें हाई कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। ये एडिबल आइटम्स बनाया जाता है, जैसे शुगर, कॉर्न, स्टार्च। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। अगर आप ज़्यादातर इन एडिबल आइटम्स को बायोफ्यूल बनाते हो, तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, उसको खतरा हो सकता है। इस वजह से फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। सेकंड जब जनरेशन बायोफ्यूल में कम ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है, और ये जो फूड क्रॉप्स के जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जैसे राइस हस्क, वुड चिप्स, इससे बनाए जाते हैं, ताकि जो फूड सिक्योरिटी वाला जो एंगल है, वो इसमें ना आ सके।
थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में कार्बन न्यूट्रल होता है, मतलब जितना CO2 एमिट करते हो उतना CO2 आप वापस से सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से बनाया जाता है, जैसे कि एल्गे। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप के थ्रू बनाया जाता है और ये कार्बन नेगेटिव होता है, इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं देखा जाता है। तो यूपीएससी आपसे डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में पूछ सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ वैदिक हेरिटेज पोर्टल को लेकर है। अब ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल क्या है? ये जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जितने भी हमारे वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल सकती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, खासकर हमारी यूथ जनरेशन को थ्रू टेक्नोलॉजी, ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, इसके बारे में यूथ को और ज़्यादा एजुकेट कर सके हमारे रिच एंशिएंट कल्चर के बारे में। तो इस वजह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है कि ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसने लॉन्च किया है। ये जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, ये 1985 में बना था, जो कि जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये किसके अंदर काम करते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? टू सिक्योर नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जितने भी हमारे वेद में जो भी नॉलेज है, जो भी अवेयरनेस है, जो भी हमारी शिक्षा है, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को देना, उसके बारे में उनको अवेयर करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिट क्या होगा? एक तो यंगर जनरेशन जो है, उन्हें पता चलेगा हमारे वेदास के बारे में, हमारे उपनिषद के बारे में, जो उनके नॉलेज है, जो ट्रेडिशंस हैं। वर्ल्ड को भी हमारी इंडियन रिच हिस्ट्री के बारे में अवेयरनेस का मौका मिलेगा, उनको जानने का मौका मिलेगा। और ये जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे जो कॉमन यूजर्स हो गए या फिर रिसर्चर्स जो हो गए, वो वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ओरल एंड टेक्चुअल ट्रेडिशन, पब्लिश बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट एंड इम्प्लीमेंट्स। तो यूपीएससी आपसे सिंपल वैदिक हेरिटेज पोर्टल पूछ सकती है कि किसने बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज गिलोटिन को लेकर है। अब ये न्यूज में क्या है? दरअसल पार्लियामेंट में अभी जो फंक्शनिंग हो रही है, वो ठीक से नहीं हो पा रही है। जो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद से ही अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से हुआ क्या कि स्पीकर ने इस गिलोटिन का यूज करते हुए बहुत सारे फाइनेंशियल बिल जो है वो पास करा लिए। वैसे अगर गिलोटिन का मतलब देखा जाए, बेसिकली एक टूल था जो फ्रांस में यूज हुआ था पहले, जिसमें क्रिमिनल्स होते थे, उनका सर बेहेड करने के लिए इसका यूज किया जाता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसका काफी यूज हुआ। बाद में पेपर कटिंग में इसको यूज में लिया गया। बट यहाँ पर लेजिस्लेटिव डिक्शनरी में जिलोटिन का मतलब ये होता है कि जितने भी फाइनेंशियल बिजनेस हैं, जो बिल्स हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करना और एक बार में उन्हें पास कर देना। ये जनरली बजट सेशन में देखा जाता है इसका यूज। तो अब हम समझते हैं कि आखिर हम जिलोटिन का यूज करते ही क्यों है बजट सेशन में। देखिए, जब भी बजट प्रेजेंट होता है, तो पार्लियामेंट 3 हफ्तों की ब्रेक पे जाती है, जिससे कि जो हमारे हाउस की स्टैंडिंग कमिटीज हैं, वो एक एक करके जितने फाइनेंशियल बिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के आधार पर जो डिमांड्स बनाई जाती है, उनको एग्जामिन करती है और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है। उसके बाद में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो शेड्यूल करती है कि कौन से फाइनेंशियल बिल को कब डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिमांड फॉर ग्रांट्स। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी जो भी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हैं, उनके लिए जो फाइनेंशियल बिल्स हैं, वो पहले डिस्कस किए जाते हैं और बाद में जो बच जाते हैं, उन्हें पास करने के लिए इस जिलोटिन का यूज किया जाता है। इसका मतलब उन पर चर्चा नहीं होती है, सिंपली उसको वोटिंग में डाल दिया जाता है ताकि उसको पास करा लें, क्योंकि फाइनेंशियल बिल का पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भारत सरकार है, वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा नहीं निकाल सकती जब तक कि वो जो फाइनेंशियल बिल है वो पास ना हो जाए। तो बजट को टाइमली पास कराने के लिए, इस वजह से जो बचे हुए बिल्स होते हैं जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ होता, तो स्पीकर उसे जिलोटिन के जरिए एक बार में पास करा लेते हैं। तो ये पूरा जिलोटिन हो गया, ये उसका यूज हो गया। यहाँ पर आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का ध्यान रखना कि ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो ग्रांट्स होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती हैं, तो ये शेड्यूल करते हैं कि कौन से फाइनेंशियल बिल चर्चा करनी है, तो वो शेड्यूल करते हैं। तो ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे पॉलिटी में। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो यूपीएससी ने 2014 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकंड है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। थर्ड है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, पहला गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 and 3 ओनली। अब इसको डिस्कस करते हैं कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है,
ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जरिए नहीं बना था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 4 से बना था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सही स्टेटमेंट है। तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये किस एक्ट से बना था? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बना था। ये WPA 1972, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये बॉडी 2009 में बनी थी। किसके अंदर बनी थी ये बॉडी? ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एक्ट में बनी थी, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि जो गंगा रिवर है वो हमारी नेशनल रिवर है, और ये जो अथॉरिटी है, ये जो रिवर गंगा को लेकर जो भी एफर्ट चलाए जा रहे हैं, वो ये मॉनिटर करेगी, इसको फाइनेंस करेगी। और ये जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है, जिसको चेयर कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इज 2 and 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।